हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब के सब एकदम मस्त हो गए और अपनी स्टडी में व्यस्त हो गए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिसिटी के ही बारे में। और इससे पहले भी जो कुछ लेक्चर्स हुए हैं उसमें भी हमने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही डिस्कस किया गया था। चैप्टर यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, उसी के बारे में हम लोग इस लेक्चर्स में भी पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले जो हमने लेक्चर किया है उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया है, जैसे सीरीज पैरेलल कनेक्शन, जो बेसिक्स है, वोल्टेज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर, धारा, विभव, ये सब क्या होती है, इन सारी चीजों को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है, वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, हम जो ये विद्युत होता है उसको मापेंगे कैसे, जूल्स का नियम क्या है, इस सारी चीजों के बारे में आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम अपने पहले टॉपिक यानी वैद्युत ऊर्जा के बारे में डिस्कस करते हैं कि वैद्युत ऊर्जा क्या होती है। तो सबसे पहले इसे हम डिफिनेशन से समझते हैं, देन उसके बाद में इसको कैसे एक सर्किट में कैसे वो वर्क करता है उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दिया गया है वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, किसी भी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है। अब ये क्या चीज है और कैसे ये काम करती है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो डेफिनेशन में जो सबसे पहले कहा गया है कि किसी चालक में, चालक यानी कंडक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, कोई ना कोई एक चालक है, जैसे ये, ठीक है, में वैद्युत आवेश के प्रवाह से। तो वैद्युत आवेश क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसी पे ही तो आवेश होता है, तो उसके जो प्रवाह होगा, और वो प्रवाह होगा कब, जब क्या होगा, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा तब ना प्रवाहित होगा। यही तो बताया था ना पहले के लेक्चर में कि कोई भी चीज क्या होगा, जब ज्यादा ऊंचाई पे और कम ऊंचाई पे तभी उससे फ्लो होगा, अगर नीचे से ऊपर करेंगे तो थोड़ी फ्लो होगा। तो क्या होगा, हायर पोटेंशियल से क्या होगा, जो हमारा लोअर पोटेंशियल है उसकी तरफ क्या होगा, आवेश क्या करेगा, फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी आवेश इधर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यानी आवेश क्या करेगा, इस सर्किट में फ्लो करेगा, ठीक है। और क्या करेगा, होने से, ठीक है, तो यहाँ पे जो आवेश का फ्लो हो रहा है उसके जब ये होगा तो जो ऊर्जा व्यय होती है, यानी जो एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, जो एनर्जी का जो लॉस हो रहा है वही हमारा क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊर्जा यानी W कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारा जो पोटेंशियल है इसकी वजह से इसमें क्या होगा, आवेश का फ्लो होगा, और उस आवेश के फ्लो की वजह से उसमें कुछ लॉस होगा ना। जैसे अगर हम कहीं पर चलना शुरू करें, ठीक है, जब भी अगर हम कहीं पर चलते हैं तो इससे होगा क्या, हमारी कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होगी ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब आवेश इसमें क्या होगा, इस चालक में बहेगा तो जो हमने वोल्टेज लगाया हुआ है, ठीक है, जो भी वोल्टेज लगाया वोल्टेज में क्या होगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा, और उसी लॉस को ही क्या कहा जाता है, वैद्युत ऊर्जा कहा जाता है, जिसको किसी रिप्रेजेंट करते हैं W से। और ये भी क्या है, एक तरह का कार्य ही तो है, क्या है, कार्य ही होता है ऊर्जा, ठीक है। तो इसको भी हम किसी रिप्रेजेंट करेंगे, W से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका जो यूनिट होगा क्या होगा, जूल होगा। अब ये तो हो गया, ठीक है। अब ये आता कहां से, तो अगर आपको याद हो तो जब हमने आपको बताया हुआ था कि वोल्टेज क्या होता है, तो वहीं से ही ये कॉन्सेप्ट भी आता है। क्या होता है कि अगर कोई क्या है, एकांक धनात्मक आवेश है जो कहां पर है, किसी इनफिनाइट पॉइंट पे दिया गया है, और वहां से जब हम किसी फाइनाइट पॉइंट पे लेके आते हैं तो उसको लाने में जो किया गया कार्य W होता है वही हमारा क्या बनता है, वोल्टेज बनता है ना। तो यहीं से ही इस कॉन्सेप्ट को क्या किया गया है, लाया गया है। अब देखते हैं कि जो हमारा कार्य यानी जो W है, वैद्युत ऊर्जा, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो यहां से अगर हम वैद्युत ऊर्जा को निकालना चाहे, यानी वैद्युत ऊर्जा W, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा W, तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू क्या, जो हमारा वोल्टेज है, क्या है, जो वोल्टेज और जो आवेश का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो जो आवेश का फ्लो हो रहा है तो जो क्या हो जाएगा, W, और आवेश क्या होता है, Q ही होता है ना, आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से, ठीक है। तो यहाँ पे Q फ्लो कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VQ, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू VQ, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, क्या हो जाएगा, जूल। तो यहां से हमें मिल गया कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो क्या होगा, वोल्टेज और जो इसमें आवेश का फ्लो हो रहा है उसके गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि जो वैद्युत ऊर्जा होगी उसको करंट यानी धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के पदों में कैसे डिराइव करते हैं इसे देखते हैं। तो
अब हम देखेंगे कि जो वैद्युत ऊर्जा है वो विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के पदों में कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ एक एक करके हम चीजों को समझते हैं और हमें पता है कि जो हमारा वैद्युत ऊर्जा यानी W होता है वो क्या होता है, V इंटू क्यू जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके चीजें हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहला कह रहा है जो विद्युत ऊर्जा है वो विभवांतर और धारा के पद में होना चाहिए। विभवांतर यानी V और धारा यानी I के क्या होना चाहिए, उसी के ही टर्म में होना चाहिए, यानी V और I तो हो लेकिन R ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमारा ये क्या है, मेन फॉर्मूला है जो क्या है W इक्वल टू V इंटू क्यू दे रखा है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो जब मैं आपको आवेश के बारे में पढ़ा रहा था तो वहां से मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको कि Q इक्वल टू क्या होता है। तो वहां पे मैंने क्या बताया था, क्यू आई थी, क्या बताया था, क्यू आई थी, यानी Q इक्वल टू आई टी। क्या बताया था आप लोगों को, Q इक्वल टू आई इंटू टी। ठीक है, क्या बताया था, Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, अब यहां से अगर हम देखें तो अगर Q की जगह पे हम क्या रख दे, आई टी रखेंगे तो क्या होगा, V इंटू आई इंटू टी। हमें क्या मिल जाएगा, जो हमारा वैद्युत ऊर्जा यानी W है वो क्या मिल जाएगा, V इंटू आई इंटू टी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, V इंटू आई इंटू टी। चलो यहाँ पे हम रख के देखते हैं। तो जब इसको हम यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V पहले से है, ठीक है, और Q इक्वल टू क्या होता है, क्यू आई थी, यानी Q इक्वल टू आई इंटू टी। तो V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, W इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा W इक्वल टू V आई टी। ठीक है, ये क्या हो गया, W इक्वल टू V आई टी, और ये किस में आएगा, इसका यूनिट जूल में। किस में आएगा, जूल में। अब देखो इसको याद करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग कहते हैं ना कि ये क्या है, बहुत वीआईपी है, क्या है, बहुत ही वीआईपी है, लेकिन अब आपको P की जगह पे बस T याद रखना है। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V आई टी, यानी वीआईपी से हम याद रखेंगे V आई टी, बस P की जगह पे आपको T याद रखना है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V आई टी जूल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब अगला हमें निकालना है कि वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, तो यहां से हमें क्या निकालना है, वैद्युत ऊर्जा धारा तथा प्रतिरोध के पदों। अब देखो यहां से अगर हम देखें, ठीक है, क्या चीज, अगर यहां से हम देखें तो इस फॉर्मूले में हम ऐसा क्या रिप्लेस कर सकते हैं जिससे हमें जो ये फॉर्मूला है यानी जो हमारा वैद्युत ऊर्जा है वो धारा और प्रतिरोध के पदों में मिल जाए। तो ओम के नियम में हमने आपको बताया था कि क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर आपको ना याद हो तो आपको ये ट्रायंगल वाला क्या होगा, याद है या भूल गए सब। ठीक है, तो ट्रायंगल में हमने क्या बताया था, ऊपर V फिर I और R। तो जो भी हमें निकालना होता है उसको बंद करेंगे, बाकी दोनों देख लेंगे। अगर यहां से हम देखें हमें क्या क्या नहीं चाहिए, तो हमें वोल्टेज नहीं चाहिए, चाहिए क्या, करंट और क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या है, धारा और प्रतिरोध, यानी धारा और प्रतिरोध चाहिए, वोल्टेज नहीं चाहिए। तो वोल्टेज की जगह पे क्या आएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर। क्या आएगा, V इक्वल टू आई इंटू आर हो गया। तो अब यहीं से ही हम क्या करेंगे, इस V में V की जगह पे क्या रखेंगे, I इंटू आर रखेंगे। तो यहाँ से जैसे ही हमने इसको रखा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, W इक्वल टू V की जगह पे क्या आ रहा है, I इंटू आर, I इंटू आर, और पहले से क्या है, इंटू आई टी। ठीक है, आई और टी पहले से था। तो यहाँ पे देखें तो आई और आई, ठीक है, जब दो आई हो गया तो जो आपस में इनका क्या होगा, गुणा किया जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, आई स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू आई स्क्वायर और आर टी, आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा हो गया वैद्युत ऊर्जा धारा और प्रतिरोध के पदों में। ठीक है, ये हो गया। अब हम अगला देखते हैं, जब हमारा वैद्युत ऊर्जा जो है वो किसके किसके विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में निकालना होगा, तब उसको हम कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर देखो दो चीजें दी गई है, एक विभवांतर और दूसरा प्रतिरोध दिया गया है, यानी हमें यहाँ पे धारा नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहाँ से अगर देखो तो ये क्या दे रखा है, यहाँ पे वोल्टेज चाहिए और रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, धारा नहीं चाहिए, तो धारा क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, V अपॉन आर आ जाएगा। तो ओम के नियम से हम कह सकते हैं कि जो हमारी धारा होती है, यानी जो हमारी करंट है I, वो यहाँ से क्या जाएगा, V अपॉन आर। ठीक है, कितना आ गया, I इक्वल टू V अपॉन आर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब जहां पर हमारा I है, ठीक है,
ये हमारा आई, चाहे आप यहाँ पे रख दो या फिर आप क्या करो यहाँ पर रख दो, दोनों में से आप कहीं पर भी रख सकते हो इसको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऊपर वाले में ही इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो जब हम रखेंगे आई की जगह पे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, जब आई की वैल्यू को इसमें पुट किया जाएगा तो क्या आएगा। अब यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा W इक्वल टू भी, ठीक है, भी इंटू आई की जगह पे क्या आएगा भी अपॉन में आर और इंटू में क्या हो जाएगा टी, ये हो गया। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारा आ जाएगा भी इंटू भी, क्या हो जाएगा भी स्क्वायर, क्या आएगा भी स्क्वायर और टी और अपॉन में क्या आ जाएगा आर, ठीक है। क्या आया, यहां से जो हमारा फॉर्मूला निकल कर आएगा वो आएगा W इक्वल टू भी स्क्वायर टी अपॉन आर और इसकी यूनिट भी क्या होगी जूल, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा कि जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है वो धारा, प्रतिरोध और विभवांतर के पदों में कैसे कैसे करके निकाला जाता है, ठीक है। अब यहां से हम देखने वाले हैं कि जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है, जूल तो इसकी एक यूनिट हो गई, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है उसकी सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, तो अब हम उसे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी वैद्युत ऊर्जा या ऊर्जा है या फिर अगर हम कार्य कहते हैं, ठीक है, यानी कार्य या ऊर्जा दोनों की बात करें तो उसकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारी कार्य हो, ठीक है, क्या क्या, चाहे हमारा कार्य हो, ठीक है, या फिर हमारी ऊर्जा हो, दोनों की ही जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर अब यहाँ पर अगर हम विभवांतर की परिभाषा से देखें तो वो क्या हो जाएगा, विभवांतर की परिभाषा से अगर हम देखें तो वो क्या हो कि अगर दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर है, ठीक है, वो क्या हो भी हो, ठीक, और एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके क्या किया जाए, आया जाए, तो उस कंडीशन पे जो किया गया कार्य होगा, क्या चीज, जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, E इंटू भी के बराबर होगा। किसके, E इंटू भी, यानी किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी है। और यहां से हमने क्या किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, घुमा के लेके आए, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, W इक्वल टू E इंटू भी होगा, ठीक है। अब अगर देखो, अब यहां से कुछ चीजें हमारी आती है, जैसे अगर मान लो अगर हमने क्या किया, अगर एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो कितनी ऊर्जा होती है, तो आप कैसे बताएंगे। तो अगर यहां से हम देखें, अगर मान लिया कि जो दो पॉइंट दे रखे हैं उनके बीच का जो विभवांतर वो कितना है, 1 वोल्ट है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसको लेके जाया जाए तो जो W होगा, ऊर्जा आ रही है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वो कितनी होगी, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं। तो यहां से मैं आपसे एक चीज पूछूं कि जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितने कूलाम का आवेश होता है, तो आप क्या बताओगे। इससे पहले भी मैंने बताया था कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ये अब होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, और वोल्टेज कितना है हमारा 1 वोल्ट का। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, जो हमारी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसके बराबर होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना आ गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और इंटू में वोल्टेज कितना है 1 वोल्ट। तो यहां से अगर मैं पूछूं कि 1 EV यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितने ऊर्जा होगी, तो क्या बताओगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 EV पे जो हमारा चार्जेज आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे जो हमारा चार्ज आ रहा है ये हो जाएगा, और ये किसमें आएगा, जूल में आएगा, ठीक है, किसमें, जूल में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल के बराबर होता है। अब हम देखने वाले हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा होती है उसका ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव के, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो, अगर हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी वैद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव की बात करें तो ये क्या होता है, अगर कोई भी एक कंडक्टर है, ठीक है, तो कंडक्टर में जब हम धारा का फ्लो कराते हैं तो उस धारा के फ्लो की वजह से क्या होता है, ये कंडक्टर जो होता है वो गर्म होने लग जाता है।
इसी चीज को क्या कहा जाता है, वैद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। अब ये काम कैसे करता है हम इसके बारे में देखते हैं कि क्यों जब हम धारा का फ्लो कराते हैं तो ये गर्म हो जाता है, क्यों और कैसे होता है ये हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक कंडक्टर माना हुआ है जिसमें क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक है, कोई भी कंडक्टर होगा तो इलेक्ट्रॉन तो उसमें होंगे ही। अब देखो ये हमारा एक क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है और हमें ये पता है कि बीच में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड होते हैं। लेकिन जो हमारा आउटर सेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लेस बाउंडेड होते हैं। और जरा सी अगर इनको एनर्जी दिया जाए तो ये क्या होगा, ये अपने सेल को छोड़ के क्या होता है, सेल के बाहर चले जाते हैं। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो ये क्या होगा, बाहर। जैसे आप लोग हो ना तो अपने मम्मी पापा के पास रहते हो तो क्या होता है, बहुत ज्यादा दबे रहोगे, बहुत डर में रहोगे। लेकिन जैसे ही मम्मी पापा से दूर गए, दोस्त मिला, उड़ लिए दोस्त के साथ, तो ऐसे ही क्या होता है, ये जब तक न्यूक्लियस के पास है तब तक क्या होगा, बाउंडेड होगा। लेकिन न्यूक्लियस के दूर है तो जरा सा क्या होगा, जैसे एनर्जी मिली तो ये क्या होगा, फुर, ठीक है, निकल लेगा। तो ऐसे ही होता है इसमें भी। तो इसमें भी क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन, कैसे, जो जरा सी एनर्जी पाने के लिए क्या होगा, बाहर निकल जाएंगे। और हमें पता है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी धारा फ्लो करती है। ये हमने आपको जब मैं आपको धारा के बारे में समझा रहा था तब मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी क्या होगा, हमारा धारा फ्लो होगा। अब माना हमने कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट क्या होगा, हमेशा इलेक्ट्रॉनों के फ्लो के विपरीत में ही होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो धारा उसके अपोजिट ही फ्लो करेगी। अब देखो होगा क्या, अगर यहाँ पर हम देखें, मान लो हमारा कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब ये क्या कर गया, ये फ्री हो गया। जब हमने इसको क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी से क्या कराया, कनेक्ट कराया, ठीक है, तो ये फ्री हो गया। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ से बहना शुरू करेगा। ठीक है, क्योंकि जब ये बहेगा तब ना धारा बहेगी। तो जब ये बहना शुरू करेगा तो देखो यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये जाएगा तो कुछ इनके इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। ठीक, और क्या होगा, कुछ जिस ये मटेरियल का बना हुआ होगा, जो ये तार है जिस मटेरियल का बना हुआ होगा उसके भी तो कुछ ना कुछ एटम्स होंगे, कुछ परमाणु होगा, जिससे क्या होगा, ये टकराएगा। तो जब टकराएगा तो ये क्या होगा, जिस भी स्पीड से ये जाएगा तो वो क्या होगा, वो घट जाएगी, इसकी स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, जैसे अगर कहीं बहुत ज्यादा भीड़ है उसमें भागोगे तो भाग थोड़ी पाओगे, क्या होगा, कभी इनसे टकरा रहे हो, कभी उनसे टकरा रहे हो, ऐसे ही तो होगा। तो ऐसे ही क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे बढ़ेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा, जो मटेरियल है उसके परमाणुओं से टकराएगा, और टकराने की वजह से क्या होगा, इसकी जो गतिज ऊर्जा है, ठीक है, क्योंकि कोई चीज जब गति में होगा तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा आएगी। तो जब ये गतिज ऊर्जा इसकी होगी तो वो क्या होगी, टकराने से घट जाएगी। और जब घटेगी तो ये क्या होगा, उस एनर्जी को जो घटा है उसको हीट के फॉर्म में रिलीज करता है। किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। ठीक है, यानी उष्मा के फॉर्म में वो क्या करेगा, उस एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इससे क्या होगा, वो बार बार टकरा रहा है, बार बार रिलीज कर रहा है, बार बार टकरा रहा है, बार बार रिलीज कर रहा है। तो यहां से क्या होगा, धीरे धीरे हीट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इस तरीके से क्या होगा, जो हमारा तार है वो क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, और इससे हम कह सकते हैं कि इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो लॉस हो रहा है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या कर रहा है, हीट एनर्जी में, यानी वैद्युत ऊर्जा को किसमें बदल रहा है, तापीय ऊर्जा में या फिर उष्मीय ऊर्जा में बदल दे रहा है। इसी चीज को कहा जाता है वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। आई होप कि ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब हम देखते हैं कि किसी भी कंडक्टर यानी किसी भी चालक में अगर कोई वैद्युत धारा फ्लो हो रही है और उससे जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसको हम मेजर कैसे करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कंडक्टर होता है यानी चालक होता है उसमें जो अभी तक हीट हो रहा था, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो हीट एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था उसको मेजर कैसे करेंगे कि कितना ऊर्जा जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में बदली है। ठीक है, तो अब इस चीज को हम इस चीज से समझते हैं। अब हमने एक यहाँ पे क्या लिया है, एक हमारा कोई कंडक्टर है, ठीक है, तो अगर कोई कंडक्टर होता है तो उसमें क्या होगा, अपना कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हमने ये माना कि ये जो कंडक्टर यानी जो चालक लिया है हमने, इसका अपना जो प्रतिरोध है वो कितना है, R है। ठीक है, अगर R है, हमने माना कि उसको क्या किया, एक V वोल्ट से क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया है। तो जब इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा, I एम्पियर की धारा फ्लो होनी शुरू हो जाएगी।
क्या क्या कहा कि एक कंडक्टर लिया है, एक चालक लिया है, उसका जो प्रतिरोध है वो R है, हमने उसे V वोल्ट से क्या किया है, कनेक्ट कर दिया गया है, जिससे क्या है उसमें I एम्पीयर की धारा फ्लो होनी शुरू होगी। अब देखो अगर हमने कनेक्ट कर दिया तो तुरंत तो गर्म हो नहीं जाएगा कि बस इसको क्या किया, कनेक्ट किया तुरंत गर्म हो गया, कुछ टाइम तक तो कनेक्ट रहेगा ना। तो हमने क्या माना कि मान लो कि हमने इसको क्या किया 30 सेकेंड तक, क्या किया 30 सेकेंड तक कनेक्ट रखा, ठीक है, कि मान लो हमने 10 सेकेंड 15 सेकेंड या जो भी करना है, या फिर मान लो मिनटों तक क्या किया कनेक्ट करके रखा। तो अब उतनी देर में कितनी ऊर्जा व्यय होगी, कितनी ऊर्जा खर्च हो रही है, किसके फॉर्म में, ऊष्मा के फॉर्म में कितनी खर्च हो रही है, तो उसको कैसे पता करेंगे। तो अभी हमने क्या बताया था, ऊर्जा, ठीक है, कि जो व्यय ऊर्जा होगी वो किससे मेजर करते थे, W से, और W इक्वल टू अभी क्या बताया था, VIP, क्या बताया था, VIP। तो हमने क्या बताया था, P की जगह पे क्या याद रखना है, T, ठीक है, क्या हो जाएगा W इक्वल टू VIT, और यही क्या होगी जूल। ये क्या हो गया, हमारा व्यय ऊर्जा हो गया, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हम देखें तो यहां से अब केवल इतने से तो हम नहीं निकाल पाएंगे ना, यहां से क्या होगा, व्यय ऊर्जा निकलेगा, लेकिन ऊष्मा के फॉर्म में हम इस ऊर्जा को कैसे कन्वर्ट करेंगे ये अब हम देखते हैं। देखो अब कैसे इसको हम हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उसे देखते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारी एक कैलोरी होती है, एक कैलोरी, ठीक है, एक कैलोरी होती है वो किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है, किसके बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि जो हमारा 1 जूल है, क्या चीज, जो हमारा 1 जूल है वो किसके बराबर आएगा, तो जो हमारा 1 जूल होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, यहां से देखते हैं। तो अगर हम 1 जूल की वैल्यू निकालें, 1 जूल, तो ये क्या है, अब यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 1 जूल, तो ये क्या होगा, इधर इसको इधर भेज देंगे, तो जब इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4.2 कैलोरी, कितना आ गया, 1/4.2 कैलोरी, 1/4.2 कैलोरी, इतना हमें मिल गया कितने में, 1 जूल में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं कहूं कि जो हमारा W जूल है, क्या चीज, जो W जूल है, W जूल, तो W जूल में कितनी कैलोरी की हमारी ऊर्जा होगी, ठीक है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, W इधर मल्टीप्लाई कराया है तो इधर भी क्या हो जाएगा, W अपॉन में 4.2 कैलोरी, कैलोरी, इतनी ऊर्जा क्या होगी हमारी W जूल में होगी। तो यहां पर देखो हमारा क्या आ रहा है, W जूल आ रहा है, इट्स मीन जो हमारी व्यय ऊर्जा आई है, ठीक है, क्या चीज, अगर जो हमारी व्यय ऊर्जा आई है इसको हम क्या करें, 4.2 से यानी 4.2 से क्या करें, भाग कर दे, तो जितनी भी हमारी एनर्जी थी जो किस फॉर्म में है, हीट के फॉर्म में है, जो लॉस हो रही थी तो हमें मिल जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो व्यय ऊर्जा है, ठीक है, व्यय ऊर्जा, और वो भी किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, तो वो क्या आ जाएगा, W अपॉन में 4.2 कैलोरी, ठीक है। अब यहीं से हम इसको क्या करेंगे, जैसे अभी हम जब ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने विभवांतर, धारा और प्रतिरोध के टर्म में निकाला था ना, तो यानी अब W को ही क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करना शुरू कर देंगे और एक एक करके हम क्या करेंगे, हीट की वैल्यू निकालेंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें, ठीक है, तो हीट की वैल्यू क्या आ जाएगी वो हम देखते हैं। अब अगर यहाँ से हम देखें तो जो हमारी हीट की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से अगर हम करेंगे तो H W के जगह पे क्या आ जाएगा, VIT जूल है ना, क्या होगा, यहाँ पे हमारा W की जगह पे क्या शिफ्ट करेंगे, VIT, और अपॉन में क्या आ जाएगा 4.2, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि इतने कैलोरी की ऊर्जा क्या हुई है, व्यय हुई है। अब इसी के बाद हमने क्या बताया था, जब हमने यहाँ पर ओम का नियम का यूज किया था किसके, धारा और प्रतिरोध के टर्म में, तो हमारा क्या आया था, जो वैद्युत ऊर्जा थी वो क्या आया था, I²RT, कितना आया था, W इक्वल टू I²RT, यही तो आया था, क्या आया था, I²RT। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, W की ही जगह पे क्या रखेंगे, I²RT रख लेंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे, H इक्वल टू I²RT अपॉन में क्या हो जाएगा 4.2
और किस में आएगा हीट। हीट की यूनिट क्या होती है कैलोरी, तो ये कितना आ रहा है इतने कैलोरी, ठीक है इतनी कैलोरी। अब इसी तरीके से अगर हमने जब क्या किया था, जब वोल्टेज और किसके फॉर्म में वोल्टेज और प्रतिरोध की फॉर्म में किया था, तो आई को मूव किया था तो कितना आ गया था हमारा v स्क्वायर टी अपॉन आर आ रहा था ना, कितना आ रहा था W इक्वल टू v स्क्वायर टी अपॉन में आर, यही तो आ रहा था ना W की वैल्यू। तो अब हम क्या करेंगे, जहां पे W है वहां पे क्या रखेंगे v स्क्वायर टी अपॉन में आर। अब देखो यहाँ पर भी अपॉन में आर है और यहाँ पे अपॉन में क्या है 4.2, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा h इक्वल टू, ठीक है क्या आ जाएगा h इक्वल टू v स्क्वायर टी अपॉन में 4.2 इंटू आर, ठीक है। तो यहां से हमें क्या हो गया, हीट के लिए तीनों फॉर्मूला क्या हो गया डिराइव हो गया। यानी कि हमें क्या रेजिस्टेंस दिया हो और करंट और वोल्टेज तीनों में से कोई भी दिया हो तो इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे अपनी हीट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो यही से ही क्या होता है, जो हमारा जूल का नियम है वो यहीं से ही आता है। तो अब उसे समझते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से अगर कोई कंडक्टर है तो उसमें जो वैद्युत ऊष्मा है जो उत्पन्न हो रही है उसको हम कैसे पता करेंगे और जूल का नियम कैसे उस पर अप्लाई होता है। तो यहाँ पर देखो हमने एक फॉर्मूला लिखा था H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, क्या लिखा है H इक्वल टू आई स्क्वायर टी। तो यहाँ से अब हम एक एक करके जूल के नियम को क्या करेंगे समझेंगे। क्या चीज, जूल का नियम, जूल का नियम, ठीक है ये हम समझते हैं। तो जूल क्या थे, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या हुआ इस लॉ को दिया हुआ था। अब उन्होंने क्या बताया, तो जूल ने ये बताया था कि जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा होगा यानी कि किसी भी चालक में जो उत्पन्न ऊष्मा यानी H होगा वो क्या बताया उन्होंने कि आई स्क्वायर की, ठीक है इसी वाले फॉर्मूले से हम डिराइव करेंगे। आई स्क्वायर की क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है, क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। लेकिन इसके साथ साथ भी उन्होंने क्या दिया कंडीशन दिया, कंडीशन क्या दिया, कंडीशन ये दिया कि उस समय जो R और T है ये दोनों क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब नियत रहता है। R और T में क्या हो बदलाव ना हो, ठीक है। फिर उन्होंने दूसरा क्या कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा उत्पन्न हीट होगा वो क्या होगा वो हमारे रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन यहाँ पर भी उन्होंने कंडीशन दे दिया, क्या दिया कि उस टाइम पे जो हमारा करंट है और टाइम है ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। क्या होगा कांस्टेंट, ठीक है नियत रहे बदले ना। तब उस कंडीशन पे जो हमारा उत्पन्न हीट होगा वो किसके बराबर होगा आर की यानी प्रतिरोध के बराबर होगा। और तीसरा उन्होंने कहा कि जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा है वो क्या होगा टी के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन उस टाइम पे जो हमारा करंट है और रेजिस्टेंस है ये क्या हो कांस्टेंट हो, बदलने नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही तीन जो होता है वो हमारा जूल का नियम कहलाता है। क्या क्या कि जो हमारा उत्पन्न ऊष्मा होगा वो किसके किसके समानुपाती होगा आई स्क्वायर के, कब जब आर और टी कांस्टेंट हो। एच यानी उत्पन्न ऊष्मा रेजिस्टेंस के अनुक्रमानुपाती होगा, कब जब आई और टी कांस्टेंट हो। एच जो है वो क्या होगा टी के अनुक्रमानुपाती होगा, कब जब आई और आर कांस्टेंट हो। तो ये हमारा जूल का नियम। अब इसके बाद हम चलते हैं कि जो हमारा वैद्युत सामर्थ्य है, ठीक है यानी इलेक्ट्रिक पावर वो क्या होता है ये देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा वैद्युत सामर्थ्य है या वैद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है जो इलेक्ट्रिक पावर होता है वो क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक डेफिनेशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। क्या कहा गया है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत शक्ति कहा जाता है, ठीक है क्या कहा जाता है वैद्युत शक्ति कहा जाता है। अब इसका मतलब समझना, कह रहा है वैद्युत ऊर्जा के व्यय। और जब अभी मैंने बताया था कि वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, तो जो व्यय ऊर्जा होती है वो क्या होती है वैद्युत ऊर्जा। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है कि जो हमारी वैद्युत ऊर्जा है उसके व्यय होने की दर मतलब समय, ठीक है। तो उसी चीज को क्या कहा जाता है हमारा कहा जाता है वैद्युत सामर्थ्य यानी वैद्युत शक्ति कहा जाता है। अब इसका मतलब समझते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैद्युत व्यय ऊर्जा है वो क्या हो गया ऊर्जा हो जाएगा। और जो दर कहा है, दर का मतलब किस रेट से, ठीक है किस दर से वो कोई चीज घट रही है उसी चीज को क्या कहा जाएगा शक्ति कहा जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो शक्ति का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या है शक्ति इक्वल टू ऊर्जा अपॉन समय, ठीक है। अब देखो जो हमारा पावर यानी शक्ति है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। किससे करते हैं
पीसी करते हैं, ठीक है। और वहीं पे जो हमारा ऊर्जा है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डब्ल्यू से, वो भी कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, ये हो गया। और समय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टी, टी से टाइम, समय, ठीक है। अब यहां से देखते हैं ऊर्जा आ गया। ऊर्जा का जो यूनिट होता है, मात्रक होता है, वो क्या होता है, अभी बताया था, क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल, ठीक है। क्या लिखेंगे, जूल। और समय का क्या होता है, समय का होता है सेकंड। समय का क्या होता है, सेकंड, ठीक है। क्या होता है, सेकंड। तो यहां से अब देखो तो हमें क्या मिल गया, फॉर्मूला P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। क्या मिल गया, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। और साथ ही साथ हमें क्या मिल गया कि इसका यूनिट, तो यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड। क्या होता है यूनिट, इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया। अब इसके अलावा भी क्या होता है, हमारा पावर का एक और यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं वॉट। क्या कहते हैं, वाट। क्या कहते हैं, वाट, ठीक है। तो पावर को यहाँ, पावर की कितनी यूनिट होगी, दो, पहला वाट और दूसरा जूल पर सेकंड। क्या क्या, जूल पर सेकंड और वाट, ठीक है। अब यहां से अगर आप देखो तो यहां पर भी पावर के भी फॉर्मूले में क्या आ रहा है, वैद्युत ऊर्जा यानी P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी आ रहा है। अब यहां से भी जो पावर होगा वो वैद्युत ऊर्जा के टर्म में अभी हमने निकाला था ना, W इक्वल टू वी आई टी, पी की जगह पे T, तो W इक्वल टू वी आई टी, तो वो या आई स्क्वायर आर टी वो, या फिर वी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये सारे फॉर्मूले निकाले थे ना। अब उन्हीं सारे फॉर्मूलों को यहाँ पर भी क्या करना है, हमको पुट करना है और पावर की क्या वैल्यू आएगी वो सारी चीजों को देखना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या रखेंगे, W इक्वल टू वी आई टी। क्या रखेंगे, W इक्वल टू वी आई टी। तो अगर उसको रखेंगे तो हमें यहाँ से जो पावर है वो क्या मिल जाएगा, ठीक है। तो जो पावर यानी W की जगह पे क्या रखेंगे, वी आई और टी, तो अपॉन में भी क्या है, टी। तो यहां से टी से टी कैंसल, तो यहां से क्या आ जाएगा, P इक्वल टू वी आई और इतना क्या हो जाएगा, वॉट। ये जितने भी फॉर्मूले हैं याद करके रखिए, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत काम आने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा पहला P इक्वल टू वी आई। क्या याद रखेंगे, P इक्वल टू वी आई। अब दूसरा हमने क्या लिखा था, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या लिखा था, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो यहां से हम क्या करेंगे, वो वैल्यू रखेंगे। तो P इक्वल टू आई स्क्वायर आर और टी, और अपॉन में क्या है, टी, तो टी से टी कैंसल, P की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारा क्या हो गया, दूसरा वाला। अब जो तीसरा था वो क्या था, वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। क्या था, वी स्क्वायर टी अपॉन में आर। अब उसको भी जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, देखो P इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन में आर, ये था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, हर में टी है, तो इनटू में टी, इस टी से ये टी कैंसल, क्या आ जाएगा, P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, और ये भी किसमें आएगा, वॉट, ठीक है। यहां से हमें क्या मिल गया, तीन फॉर्मूला, पहला P इक्वल टू वी आई, दूसरा P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और तीसरा P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ठीक है। तो ये इतने सारे फॉर्मूले हो गए जिसको हमें याद रखना है। अब यहां से भी क्या क्या पता चला, फॉर्मूले का तो पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि जो हमारा पावर होता है उसकी दो यूनिट यानी दो मात्रक होता है, एक वॉट और दूसरा जूल पर सेकेंड। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा जूल पर सेकेंड है या वॉट है, ये सब क्या होता है, बहुत छोटे मात्रक होते हैं, ठीक है। पावर को मेजर करने के लिए बहुत छोटे मात्रक होते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको किलोवाट में, ठीक है, किसमें किसमें, किलोवाट में मेजर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या क्या, किलोवाट और मेगावाट में, ठीक है, किसमें किसमें, किलोवाट, किलोवाट, ठीक है, जिसमें क्या होता है 10 की पावर, 1 किलोवाट में 10 की पावर 3 वाट। और ऐसे ही जब क्या लिखेंगे, 1 मेगावाट, मेगावाट, तो ये क्या होता है 10 की पावर 6 वाट के बराबर होता है, ठीक है। क्या इसके अलावा भी पावर का कोई यूनिट होता है
जिसमें हम मेजर करते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने सुना होगा अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर के बारे में। हम कहते हैं ना कि हाँ हमारी जो इंजन है वो इतनी एचपी की पावर देती है, इतना ये है वो है। तो क्या है जो हमारा हॉर्स पावर होता है, क्या चीज, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है, जिसको हम अश्व शक्ति भी कहते हैं। ठीक है, यानी एक घोड़े में जितनी ताकत होती है उसी के हिसाब से ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर उस पावर को, उस शक्ति को हम मापते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, हॉर्स पावर या फिर क्या कहा जाता है, अश्व शक्ति। अब एक हॉर्स पावर अगर हम बात करें क्या चीज कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो कितने वॉट के बराबर होता है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एक हॉर्स पावर यानी एक अश्व शक्ति होता है वो 746 वॉट, किसकी, 746 वॉट यानी 746 वॉट के बराबर होता है। तो इतने से हमने क्या क्या देखा, हमने ये देखा कि जो हमारा पावर होता है वो उसकी यूनिट क्या होती है, दो यूनिट, पहला वॉट, दूसरा जूल पर सेकंड। और जो पावर होता है वो क्या होता है, सामर्थ्य, ठीक है, यानी पावर या सामर्थ्य वो क्या होता है, ऊर्जा पर समय, यानी P = W/T। फिर हमने यहाँ से कुछ फॉर्मूला के बारे में देखा। फिर हमने देखा कि जो हमारा पावर होता है उसके मेजर के लिए तीन बड़ी बड़ी यूनिट्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे किलोवाट हो गया, ठीक है, मेगावाट या फिर अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर। इन सब में हमने मेजर करते हैं। और हमने ये भी देखा कि एक हॉर्स पावर कितने के, 746 यानी 746 वाट के बराबर होता है। अब हम ये देखते हैं कि जो हमारी विद्युत शक्ति है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो मेजर कैसे किया जाता है, ये चीज देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारी वैद्युत ऊर्जा होती है उसकी जो माप होती है वो कैसे की जाती है। तो यहाँ से भी कुछ चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वैसे तो हमारी जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो किलोवाट घंटे में मेजर की जाती है, ठीक है, लेकिन ये किलोवाट घंटा आता कैसे, हम क्यों इसको इसी में मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें हम अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो हमारे घरों में या फिर जो व्यापारिक कामों के लिए जो हमारी बिजली होती है यानी इलेक्ट्रिसिटी है जो यूज होती है, वो कभी भी उसका जो व्यय होगा, हमको पता है कि जो हमारा पावर होगा यानी जो वैद्युत ऊर्जा जब व्यय होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं ना कि व्यय होने की जो दर है वो क्या कहलाती है, पावर कहलाती है। लेकिन यहाँ पर जब हम यानी जो हमारे घरों में बिजली आ रही है या फिर कहीं पर व्यापारिक कामों के लिए जो फैक्ट्रियों में कंपनियों में जो यूज हो रहा है, तो उस जगहों पे जब भी हम वैद्युत ऊर्जा की माप करेंगे तो हमेशा हम ऊर्जा के फॉर्म में ही मापेंगे, ना कि कभी भी पावर के फॉर्म में। क्या कहा हमने कि जो हमारी व्यय हुई वैद्युत ऊर्जा होगी वो हमेशा किसके फॉर्म में आएगी, ऊर्जा की, ना कि पावर के फॉर्म में आएगी। ये चीज बताना था, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि जो किलोवाट घंटा आ रहा है वो क्यों आ रहा है। अभी मैंने बताया था आपको कि जो जूल होता है वो क्या होता है, मेजरमेंट का बहुत छोटी यूनिट होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं किलोवाट में, मेगावाट में ऐसे मेजर करते हैं ना, ठीक है। तो वहां से ये क्या आता है, किलोवाट आता है। अब कहोगे सर ये घंटा है, ये घंटा यहाँ क्यों आया है, ठीक है, तो ये इस वजह से आया है क्योंकि 1 किलोवाट या जो किलोवाट आ रहा है उसको मेजर करने के लिए हमें क्या होता है, टाइम की भी तो नीड पड़ती है ना, कि कितने टाइम में हमने क्या किया है, एनर्जी का यानी ऊर्जा का यूज किया है, उसी के चलते यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे टाइम भी आता है। अब देखो यहाँ पर हम कहें तो जो हमारा किलोवाट घंटा है इसी चीज को यानी जो हमारा यहाँ पर क्या है किलोवाट आवर है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, BTU। क्या कहा जाता है, BTU। क्या कहते हैं, BTU। इसका मतलब होता है बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या होता है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, ठीक है। ये या तो आप क्या हो किलोवाट घंटा या फिर इसी चीज को आप क्या कह सकते हो, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट यानी BTU। इसी चीज को आप साधारण बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिट। जैसे नेता मंत्री आते हैं ना, क्या कहते हैं भाषा में कि 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। कौन सी, तो उसी चीज की बात करते हैं, किसकी, किलोवाट घंटे की। यानी अब क्या करोगे, अब आप बिजली को 100 घंटे तक फ्री में यूज कर सकते हो। यानी 100 यूनिट मतलब 100 किलोवाट घंटा, यानी किसी भी चीज को अब आप क्या कर सकते हो 100 घंटे तक यूज कर पाओगे। लेकिन किस सिचुएशन में, अब अगर हम बात करें कि जो 1 किलोवाट घंटा होता है, क्या चीज, 1 किलोवाट घंटा होता है वो किसके बराबर होगा, ठीक है, कि 1 किलोवाट घंटा जो है वो हमारे किसके बराबर होगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारा कोई भी परिपथ है, जैसे हमारा घर है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तारें फैली हुई होती है, तो उस तार में अगर 1 किलोवाट की, क्या काम ने, 1 किलोवाट की बिजली हो और वो कितने घंटे तक हो, 1 आवर तक हो, तो यही क्या कहलाती है हमारी 1 किलोवाट आवर।
ठीक है, क्या कहलाएगी 1 किलोवाट आवर। यानी किसी भी परिपथ में 1 किलोवाट की ऊर्जा हो और वो उसमें कितने घंटे तक, 1 घंटे तक रहे, तो उसी चीज को हम कहते हैं 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। ठीक है, अब यहां से हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलों का क्या करते हैं, डेरिवेशन करते हैं। डेरिवेशन नहीं, ड्राइव करना है तो वो करते हैं कि कैसे आता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है 1 किलोवाट और यहाँ पर क्या दे रखा है 1 घंटे। अब जो किलोवाट है वो बेसिकली किसका यूनिट होता है, आप कहोगे सर ये तो हमारा पावर का यूनिट होता है। किसका होता है, पावर का यूनिट होता है। और जो आवर है वो क्या है, टाइम है, टाइम का यूनिट होगा। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, उसके फॉर्म में ही हम क्या करेंगे, डिराइव करेंगे कि क्या रिलेशन आएगा हमारे एक यूनिट का। तो यहां से हम देखेंगे तो जो हमारा 1 किलोवाट है वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर हमारा पता है कि जो हमारा 1 किलोवाट है वो क्या होता है, वैद्युत शक्ति। क्या होता है, वैद्युत शक्ति। ठीक है, और यहां से क्या आ गया, ये हमारा समय होता है। ठीक है, तो यहां से हमें दो चीज मिल गई, वैद्युत शक्ति और समय। अब हमको पता है कि जो वैद्युत शक्ति होता है वो क्या वाट में मेजर करते हैं। तो यहां से अगर हम देखें तो ये क्या होगा, वी आई। क्या होता है, वी आई वाट। ठीक है, वैद्युत शक्ति क्या होता है, पी इक्वल टू वी आई होता है ना, फॉर्मूला भी पहले हमने डिराइव किया हुआ है। तो पी इक्वल टू वी आई और यहां से क्या हो जाएगा, समय क्या होगा, टी। क्या होगा, टी। ठीक है, और ये किसमें आएगा, घंटे में। किसमें आएगा, घंटे में आएगा। अब यहां से अगर हम देखें, ठीक है, तो यहां से क्या हो गया, वैद्युत शक्ति भी और आई हो गया जो किसमें है, वॉट में है, और समय क्या है, टी, जो किसमें है, घंटे में। अब यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, ये चीज समझिएगा। जैसे अगर कोई चीज ग्राम में है और उसको किलोग्राम में बदलना होता है तो आप क्या करोगे, आप किलोग्राम में बदलने के लिए उसको 1000 यानी 1000 से भाग करते हो ना। सिमिलर यहां पर भी अब हम क्या करेंगे, अगर ये वाट में है, किस चीज में है, वाट में, और अगर इसे हमें किलोवाट में बदलना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे 1000 से भाग करेंगे। तो जैसे ही इसको हमने क्या किया, 1000 से भाग किया, तो ये क्या बन जाएगा, वी आई अपॉन में 1000। जो अभी ये क्या था, वाट था, अब ये क्या बन जाएगा, किलोवाट। क्या बन जाएगा, किलोवाट। ठीक है, और यहां पर हमारा क्या रहेगा, इनटू में टी घंटे। क्या रहेगा, टी घंटे। अब यहां से अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, वी आई टी। क्या आएगा, वी आई टी अपॉन 1000 और किलोवाट घंटे या किलोवाट घंटा। ठीक है, क्या लिख सकते हो, किलोवाट घंटा। यहां से क्या जाएगा, किलोवाट, किलोवाट और घंटा। तो यहां से हमें ये क्या मिल गया, इसका फॉर्मूला, किसका, एक यूनिट का। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, एक यूनिट का। एक यूनिट में क्या हो जाएगा, यहां से वी आई टी अपॉन 1000 किलोवाट घंटा हमें मिल जाएगा। अब यहां से भी अगर हम देखें तो इसको अगर हम अलग अलग करके लिखना शुरू करें, क्या क्या चीज, अगर इसको अलग अलग करके लिखना शुरू करें तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, हम वो देखते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो तो वोल्ट क्या होता है, वी वोल्ट में, आई एम्पियर में, और टी क्या होगा, घंटे में मेजर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे टाइम क्या है, घंटा है, यानी 1 आवर की वैल्यू दी गई है। अब यहाँ से जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हम वो देख लेते हैं। यहाँ से वी हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, वी क्या होगा, वोल्ट में मेजर करते हैं, आई को एम्पियर में, आई को एम्पियर में, और समय क्या है, घंटे में। ठीक है, ये क्या होगा, घंटा। ये हो गया हमारा घंटा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 1000। क्या आएगा, 1000। ठीक है, और ये किसमें चला, किलोवाट घंटे में ही चला। अब यहां से अगर तुम देखो तो वोल्ट और एम्पियर क्या होता है, वी और आई होता है। तो वोल्ट और एम्पियर को अगर लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, पी, यानी पावर। और पावर को किसमें मेजर करते हैं, वॉट में मेजर करते हैं। किसमें मेजर करते हैं, वॉट में। तो ये क्या आ जाएगा, वॉट इनटू घंटा अपॉन में 1000। तो ये हो गया हमारा वॉट इनटू घंटा अपॉन 1000। अब ये क्या होता है, ये होता है हमारा जब हमें यूनिटों की संख्या निकालनी होती है। किसकी, यूनिट की संख्या निकालनी हो। इसका क्या मतलब है, यानी कितनी यूनिट की बिजली खर्च हुई है उसको निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, इन दोनों का, यानी जैसे जब हम कहते हैं कि हाँ हमारे घर की बिजली कितनी 100 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट खर्च हुई है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी यानी इन फॉर्मूले का, चाहे इस फॉर्मूले से या इस फॉर्मूले से हम यूज करेंगे। तो आगे के क्वेश्चन में हम इसका यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमारा किलोवाट घंटा है और जूल है उसमें क्या रिलेशन होता है, वो देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किलोवाट और जूल के बीच में क्या रिलेशन बनता है। तो यहाँ अगर हम देखें कि किलोवाट यानी 1 किलोवाट इसके बराबर होता है। हमको पता है कि 1 किलोवाट क्या होगा, 1000 वाट के बराबर होता है, और इनटू में 1 आवर यानी 1 घंटा हो गया। अब अगर हम बात करें कि जो हमारा पावर होता है उसकी 1 यूनिट तो वाट होती है, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा भी हमने बताया था क्या होता है, जूल पर सेकेंड। क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1000, और वाट की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
जूल पर सेकेंड, ठीक है, ये हो गया हमारा जूल पर सेकेंड। अब इनटू क्या है, 1 घंटे। अब घंटा जो है, ठीक है, ये टाइम, तो उसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ घंटे को किसमें बदल दे, सेकंड में बदले, तो हमको पता है घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में क्या होगा, 60 × 60 सेकंड, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। क्या आएगा, 3600 सेकंड, ठीक है। अब ये कैसे आया, ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो 1 घंटे में कितने मिनट, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60, तो यहां से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3600, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3600, और उसके बाद में कितने जीरो, 1 2 3 जीरो, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जूल इनटू सेकंड, और अपॉन में भी क्या आ जाएगा, सेकंड, ठीक है, कितना आ गया, सेकंड। अब देखो सेकंड ऊपर भी है, सेकंड नीचे भी, तो सेकंड से सेकंड क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, आएगा कितना, 36 लाख जूल, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा है वो कितने जूल के बराबर है, वो है हमारा 36 लाख जूल के बराबर है, ठीक है, कितने के, 36 लाख जूल के बराबर है। अब इसी चीज को अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, जब इसी को हम शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां से 1 डिजिट 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसको क्या 3.6 × 10⁶ जूल, ये क्या होता है, ये हमारा 1 किलोवाट घंटे के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे के बराबर क्या होगा, चाहे 36 लाख जूल का हो या 3.6 × 10⁶ जूल का हो। तो इस तरीके से जो हमारी थ्योरी थी वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, एक बिजली के बल्ब पर 40 वाट 220 वोल्ट लिखा है, इसे 200 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। अब यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में कई चीजें दी गई हैं आपको निकालने के लिए, क्या क्या, पहले बल्ब में धारा का मान, दूसरा बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, और तीसरा बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। ये 3 चीजें यहाँ पर हमें निकालनी है। अब यहाँ से एक एक करके हम सारी चीजों को निकालते हैं। देखो तो यहाँ पर अब हम निकालेंगे क्या चीजें, सबसे पहले हम निकालने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो ये ढूंढिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, और आप पता कैसे करेंगे क्या क्या दिया गया है। हमेशा ये देखिए किसी भी नंबर के पीछे जो यूनिट लगा है यानी मात्रक लगा है वो क्या लगा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या लिखा है, वाट, क्या लिखा है, वाट। तो वाट जो होता है वो किसका मात्रक होता है, ऑब्वियस थिंग पावर का होता है। तो यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, P की वैल्यू कितनी है, P = 40 वाट, ठीक है। अब देखो, अब आप कहोगे वोल्ट यानी V, यहाँ पर भी है सर और यहाँ पर भी वोल्ट, तो हम कौन सा लेंगे। तो अगर आप देखो तो ये केवल क्या है, उस बल्ब पर लिखा गया है, लेकिन जो सोर्स है हमारा, जो स्रोत है वो कितना है, 200 वोल्ट का है। कितना है, 200 वोल्ट, यानी जो हमारी V की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, V = 200 वोल्ट। इट्स क्लियर, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या करना है एक एक करके देखते हैं। तो अगर हम सबसे पहला जो हमें क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो यहां से करंट की वैल्यू निकालेंगे कैसे, एक तो ओम के नियम से हम निकाल सकते हैं, लेकिन अब ओम के नियम से निकालने के लिए क्या होता है, हमें वोल्टेज और क्या रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। बट क्या यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस कहीं पे मिला है, नहीं मिला है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे निकाले। तो आपको याद होगा कि जो पावर होता है वो किसके बराबर होता है, P = V × I के। जो पावर होता है क्या होता है, V × I के बराबर होता है। हमें निकालना क्या है, करंट यानी धारा की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से अगर हमें I निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं, P/V, क्या आ जाएगा, P/V आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इसी फॉर्मूले में क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले क्या रखेंगे, P जो कितना है हमारा 40, और अपॉन में क्या आएगा 200, ठीक है, कितना होगा 40/200। तो पहले तो क्या होगा, 0 से 0 कटेगा, फिर क्या होगा 4 × 4 और 4 × 5 20, आएगा क्या 1/5। अब जब इसको डिवाइड करोगे यानी भाग करोगे तो क्या आ जाएगा 0.2, और ये क्या होगा एम्पियर, क्या आया 0.2 एम्पियर। तो यहां से हमारा पहला जो था वो निकल गया। अब कह रहा है कि बल्ब के तंतु का प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, ठीक है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो आपको भी पता है कि तंतु का प्रतिरोध कैसे निकलेगा। तो ओम का नियम क्या कहता है कि जो हमारा आर होता है वो V/ किसके, I के बराबर होता है। क्या होता है, हमें पता है कि V = IR होता है, आप किसी से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो क्या होता है, V =
आई आर। यहाँ से देखते हैं जैसे भी इक्वल टू क्या होता है आई आर, तो यहाँ से अगर हमें आर निकालना है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम आर निकालें तो क्या आ जाएगा भी अपॉन आई, ये हमारा आर की वैल्यू होती है। तो इसी में ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। जब आर इक्वल टू क्या होगा भी अपॉन आई, वोल्टेज कितना दे रखा है 200, ठीक है, और अपॉन में जो हमारा करंट आया है, करंट कितना है 0.2 एम्पियर आया हुआ है। तो यहाँ से जैसे ही दशमलव को हटाया ऊपर क्या आ जाएगा हमारा एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ से जब इसको काटेंगे 2 1 2 2 1 2 और 3 बार क्या होगा जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारा प्रतिरोध आ रहा है वो कितना आ रहा है 1000 ओम। प्रतिरोध क्या आ रहा है 1000 ओम। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आप किसी चीज को कैलकुलेट करिए तो उसकी यूनिट लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सब क्वेश्चन पे, जो क्या कह रहा है कि बल्ब में प्रति मिनट उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए। तो अगर अब यहाँ से हम देखें कि हमारे पास क्या क्या है, तो हमारे पास क्या है, पहला क्या है आर है, ठीक है, और दूसरा क्या है आई है और भी, यानी भी आई आर, हमारे पास तीनों चीजें मौजूद हैं। तो अब हम कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो आपको भी मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि जब हमें ऊष्मा की गणना करनी होती है तो दो, आप कहोगे सर हीट है ऊष्मा है, ठीक है, तो क्या इसे कैलोरी के फॉर्म में निकालेंगे। तो देखो मेरी बात सुनो, आप कैलोरी के फॉर्म में भी निकाल सकते हो और आप निकाल सकते हो जूल के फॉर्म में। जब अगर जूल को हम 4.2 से या फिर 4.18 जिसको हम अप्रॉक्स करके क्या करते हैं 4.2 लिख देते हैं, तो ठीक है, जब उससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कैलोरी में, अदरवाइज हम क्या करेंगे इसको जूल में ही निकाल लेंगे। तो आपको पता होगा जो हीट का हमने फॉर्मूला लिखाया था, हीट का फॉर्मूला क्या लिखाया था H = I²RT, ठीक है। ये क्या होगा, अगर हमने इसको लिखा है तो इसका जो यूनिट आएगा क्या आएगा जूल, ठीक है। अगर हमने इसी को क्या किया 4.2 से डिवाइड कर दिया तो वो क्या बन जाता है कैलोरी में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं जूल में ही क्या करते हैं वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ से जब हम करेंगे आई क्या है हमारा 0.2, ठीक है, 0.2 का स्क्वायर, ठीक, ये हो गया, और आर हमारा क्या दे रखा है 1000 ओम, ये हो गया 1000, और टी क्या कह रहा है प्रति मिनट, क्या कह रहा है प्रति मिनट, तो यानी 1 मिनट में कितना हो जाएगा 60 सेकंड, कितना आ जाएगा 60 सेकंड। अब देखो जब इसका 0.2 यानी 0.2 का जब 1 करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 0.04, कितना है 0.04 आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1000 और इंटू में 60। अब यहाँ पे जब इसका हम क्या करेंगे गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो पहले 1 2, यहाँ से क्या होगा 2 0 कैंसिल हो गया, अब बचा कितना है हमारे पास, यहाँ से जब करेंगे कितना हो जाएगा 4 गुणे और 60 से जो 10 ऊपर आएंगे कितना आ जाएगा 600, कितना है 600, ठीक है। अब यहाँ से जब हम कराएंगे तो क्या होगा 6 के 24 और क्या आ जाएगा डबल 0, तो यहाँ से टोटल में क्या मिल जाएगा 2400 जूल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया हमारा 2400 जूल, जो क्या है हमारी हीट उत्पन्न जो ऊष्मा है उसकी वैल्यू है, ठीक है। अगर इसी चीज को हम क्या करेंगे 4.2 से क्या करें डिवाइड कर दें तो ये जूल है कैलोरी में बदल जाएगा, वो भी क्या होगा उष्मा ही होगा। सो आई होप कि इस क्वेश्चन में जो हमने किया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, ठीक है। तो अगर जो भी आपको बेस्ट लगा उसको जरूर आप बताइएगा। और आपके लिए एक क्वेश्चन है कि अगर यही जो 200 है 200 के बजाय अगर इसे हम 100 कर देते हैं, ठीक है, अगर इसे 100 कर देते हैं तो इसका तीनों चीजों की वैल्यू क्या आएगी उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।